नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन सब्जेक्ट के अंतर्गत 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। तो चूंकि इस बार क्वेश्चंस या एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, उसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूंकि हम बीएड डीएड और विभिन्न प्रकार के टैट से संबंधित सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को माना जाता है, इवेल्युएशन इज कंसिडर्ड एज ए परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव, जिसको हम मात्रात्मक भी यहाँ दे सकता है, बी गुणात्मक क्वालिटेटिव, सी कंपैरेटिव या तुलनात्मक, या डी ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों। इसमें जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीजों का समावेश होता है। मूल्यांकन जो है सिर्फ ये नहीं बताता कि दूध कितना है, बल्कि ये भी बताता है कि दूध कैसा है, उसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां नहीं मानी जाती है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रैक्टिकल क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। तो ए उद्देश्यपूर्ण होना, पर्पसफुल होना, बी विश्वसनीय या रिलायबल होना, सी मितव्ययी या इकोनॉमिकल होना, डी सर्वमान्यता या एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता का होना। देखिए, एक अच्छे परीक्षण के जो गुण हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, व्यवहारिक गुण और तकनीकी गुण। तो व्यवहारिक गुण के अंतर्गत में जो है ये उद्देश्यपूर्ण होना, मितव्ययी होना, कम खर्चीली होना या सर्वमान्य होना, ये सब जो है व्यवहारिक गुण के अंतर्गत आ जाते हैं, जबकि विश्वसनीयता जो है वो तकनीकी गुण के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण का तकनीकी गुण है, नहीं माना जाता है। तो ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन, डी कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता। तो देखिए इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापकता। व्यापकता जो है ये व्यवहारिक गुण के अंतर्गत आता है, तकनीकी गुण के अंतर्गत नहीं। बाकी तीनों जो है विश्वसनीयता, मानकीकरण या वैधता जो है वो अच्छे परीक्षण के तकनीकी गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब किसी परीक्षण में बार बार मूल्यांकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यापक, डी सर्वमान्य। मतलब वैलिड, रिलायबल, कॉम्प्रिहेंसिव या एक्सेप्टेबल। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि वास्तव में विश्वसनीयता जो है वो होती क्या है। विश्वसनीयता जो है एक अच्छे परीक्षण का विशेष तकनीकी गुण है, जिसका अर्थ होता है कि परीक्षण द्वारा जो प्राप्त परिणाम है या निष्कर्षों की को कितना भी बार जांच करवा लो, जो भी परिणाम या निष्कर्ष कोई भी परीक्षा का हम लेते हैं उसको बार बार जांच कराने के बाद भी उसके परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई क्लास 8 के विद्यार्थी का जो है वो परीक्षा लिए भूगोल की, ठीक है, उसमें वो 80 अंक लाता है। तो अगर हम उसको बार बार किसी से भी जांच करवा लें और उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता, 80 के 80 अंक ही उसका रहता है, तो वो परीक्षण विश्वसनीय होता है। जनरली जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले परीक्षण होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि उसमें मूड चेक करने वाला का कैसा भी हो, उसमें अगर 2 नंबर निर्धारित किया गया है तो 2 का 2 मार्क्स उसको देना ही देना होगा। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव वाला में 1-2 मार्क्स काट भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया विश्वसनीयता। वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। विश्वसनीयता के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, तकनीकी गुण परीक्षण, अच्छे परीक्षण का, वो होता है वैलिड होना। वैलिड मतलब क्या होता है कि जिस उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया गया है, अगर उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई भी परीक्षण समर्थ हो जाता है तो वो जो है
वो परीक्षण वैध या वैलिड कहला जाएगा, वो ठीक है, और उसके गुण को जो है वैलिडिटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 9वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी का इतिहास की जानकारी जानने के लिए या विज्ञान की जानकारी जानने के लिए कोई परीक्षण बनाए, तो अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है उस परीक्षण से, हम समझ पाते हैं कि छात्र की विज्ञान में या इतिहास में कितनी योग्यता है, तो निश्चित रूप से वो परीक्षण जो बनाया गया परीक्षण है वो वैध या वैलिड कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है सतत और व्यापक मूल्यांकन से, और ये पंजाब टेट में पूछा गया है। तो इससे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य क्रमशः होता है। तो इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्मल एंड सबमिटिव डिटर्मिनेशंस इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रेस्पेक्टिवली ऑप्शन ए क्रमशः 60 और 40%, क्रमशः 50 और 50%, क्रमशः 40 और 60%, और डी 30 और 70%। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 60 और 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, या क्वेश्चनियर टेक्निक, प्रश्नावली विधि। तो देखिए, मुख्य रूप से जो है वो जो परीक्षण है उसको दो तरह के परीक्षणों में बांटा गया है। एक मानकीकृत, जिसके जो है फलांकन के या उसके जो नियम है, मतलब उसको कैसे जांच करनी है, कैसे उसको उसका निष्कर्ष निकालना है, ये सब जो है परीक्षण जिसका पहले से ही निर्धारित रहता है, नियम पहले से ही बना हुआ रहता है, उसको मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज परीक्षण कहते हैं। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये जो है ये एक मानकीकृत परीक्षण नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सभी जो है स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत परीक्षण विधि नहीं है? मतलब एक को चुनना है जो कि नहीं है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड जो है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है, देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑटोबायोग्राफी मेथड, या क्रिएटिविटी टेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो अप्रमाणीकृत जो विधि होते हैं या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेक्निक्स होते हैं, इसके जो फलांकन की विधि है या निष्कर्ष निकालने की विधि जो है वो पहले से निर्धारित नहीं होता, बल्कि ये जो है और जांचकर्ता के दृष्टिकोण और समझ और अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि मानकीकृत वाला में क्या होता है कि मानकीकृत वाला में उसके निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, उसको कैसे जांच किया जाएगा, ये सबसे संबंधित जो नियम सिद्धांत है वो पहले से ही बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है बुद्धि से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का सूत्र है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IQ या इंटेलिजेंस कोशिएंट? ए MA बटा CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल आयु, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या CA बाय MA इंटू 100, CA इंटू MA बाय 100, या D CA इंटू MA इंटू 100। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MA बाय CA इंटू 100। ये जो है मेंटल आयु को, MA जो है वो मेंटल मानसिक आयु को दर्शाता है, और CA जो है क्रोनोलॉजिकल आयु को दर्शाता है। उसको 100 से गुना करने के बाद बुद्धि लब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? देखिए, बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग जो है कैटल ने सर्वप्रथम किया था, लेकिन उसका निर्माण जो है, परीक्षण हम बोल रहे, बुद्धि लब्धि नहीं, बुद्धि परीक्षण शब्द का जो है प्रयोग कैटल ने किया था, लेकिन निर्माण जो है वो
किसने किया था? तो बिने एवं साइमन ने 1905 ईस्वी में उन्होंने जो है बिने साइमन नाम के परीक्षण को तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिने साइमन परीक्षण। हाँ, स्टर्न, कैटल और टर्मन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, स्टर्न ने जो है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया है। कैटल जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षणों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। हाँ, और टर्मन जो है उसको स्कोरिंग करने की जो विधि है, उसका बुद्धि स्कोरिंग करने की विधि का विस्तृत व्याख्या की हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस बालक की बुद्धि लब्धि, अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है तो क्या वो बालक कैसा होता है, या किस बालक की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच मानी जाती है? ए, प्रतिभाशाली बालक, जीनियस की, बी, मूढ़ बुद्धि की, या सी, औसत या सामान्य बालक की, या अति श्रेष्ठ बालक की? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा औसत या सामान्य बालक। एवरेज या नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं उनकी जनरल जो आईक्यू होती है वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन की नवीन अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? हु हैज़ गिवन न्यू कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन? गिलफोर्ड, प्रोफेसर ब्लूम, विलियम स्टर्न, स्टैनफोर्ड, बिने? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा प्रोफेसर ब्लूम। प्रोफेसर ब्लूम ने जो है वो मुख्य रूप से इसकी व्याख्या करते हुए और 3 मूल्यांकन प्रक्रिया को जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया हुआ है और इसकी विस्तृत व्याख्या की हुई है। इसके अंतर्गत उन्होंने जो है कई तरह के चीज़ें बताए हैं, तो मैंने पुराने वीडियो में इसके बारे में चर्चा की हुई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। हाँ, न इसमें मुख्य रूप से थोड़ा सा हम चर्चा भी कर देते हैं कि उन्होंने जो है ये बताया था कि इसमें जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 होते हैं, 3 त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई शिक्षण संस्थान कोई भी तरह के सीखने की क्रियाएं करवाता है तो उसमें क्या होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, बच्चों को कुछ जो है लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त होता है और लर्निंग अधिक सीखने से संबंधित अनुभव प्राप्त होता है, और उस अनुभव के फलस्वरूप वो जो है बालक वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या सुधार करता है, और उसके व्यवहार में कितना सुधार हुआ यह जानना ही मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाता है। तो ये मानना था प्रोफेसर ब्लूम का नवीन अवधारणा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी आईक्यू ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, ए है 120, 130, 90 या 110। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 120। देखिए फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो 12/10 × 100 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा तो 12 × 10 बचेगा, और 12 को 10 से गुना करने पर आंसर हो जाएगा 120। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजरमेंट इज रॉन्ग? तो देखिए, मापन मात्रात्मक गुण को दर्शाता है, कितना है का जवाब देता है, मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं, मापन बहुमुखी प्रक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मापन बहुमुखी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक एकांगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, और जबकि मूल्यांकन में क्या होता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक पक्ष के साथ साथ बहुमुखी प्रक्रिया के या व्यक्तित्व के या व्यवहार के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो मूल्यांकन को जो है बहुमुखी प्रक्रिया कहा जाता है और मापन को जो है एकांगी प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? बाय फैक्टर थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय हुम, है ना, किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, थॉमसन, बिने या थॉर्स्टन?
तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये जो है बायोफैक्टर थ्योरी में उन्होंने जी कारक और एस कारक की चर्चा की हुई थी। इसके बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जी कारक सामान्य योग्यता का प्रतीक होता है जो, और एस कारक जो है वो विशिष्ट योग्यता का प्रतीक होता है, जैसे संगीत हो गया, कला हो गया, या ड्राइंग वगैरह में तेज हो जाना, है ना। और जो सामान्य योग्यता है वो हो जाता है जैसे कोई भी चीज, सामान्य चीजों को समझने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण नहीं है, ग्रुप कलेक्टिव इंटेलिजेंस का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ए अल्फा आर्मी अल्फा परीक्षण, बी सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सी आर्मी बीटा परीक्षण, या डी पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। देखिए, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। यह जो है ये मुख्य रूप से ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि बुद्धि परीक्षण जो है वो दो तरह का बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है, व्यक्तिगत और बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और दोनों में जो है उसको भी दो उप भागों में बांटा गया है, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत इसमें जो है व्यक्तिगत को भी दो भाग में बांटा गया है, भाषात्मक परीक्षण और क्रियात्मक परीक्षण में, और सामूहिक को भी बांटा गया है। तो भाषात्मक जो होता था वो अमूर्त बुद्धि परीक्षा के लिए, या जो कम पढ़े, जो कि पढ़े लिखे लोग होते थे, अधिक पढ़े लिखे हुए लोग होते थे या शिक्षित लोग होते थे, उनके लिए भाषात्मक परीक्षण रखा जाता था। और जो क्रियात्मक परीक्षण है वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए या अनपढ़ लोगों के लिए जो है उसके द्वारा जो है उसकी बुद्धि परीक्षा ली जाती थी। तो मुख्य रूप से ये इसमें जो आप देख रहे हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण ये जो है भाषात्मक परीक्षण था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के सेना में कम पढ़े लिखे कर्मचारियों के लिए, जो पढ़े लिखे या शिक्षित कर्मचारी थे या पदाधिकारी थे उनके चयन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इसके तहत ब्रूस का मानना था कि लगभग 20 लाख सैनिकों की भर्ती की गई थी। और ये जो देख रहे हैं सेना सामान्य भाषा वर्गीकरण परीक्षण, ये भी जो है भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत एक प्रकार है। इसके अंतर्गत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो 12 लाख शिक्षित सैनिकों की भर्ती की गई थी। हाँ, और आर्मी बीटा परीक्षण ये जो है वो सामूहिक और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के अंतर्गत में अशिक्षित लोगों के सामूहिक चयन के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता था कि उन लोगों को कुछ चित्र दिखा करके उसमें संबंध बताने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए ये सब कार्य जो है दिया जाता था। जबकि अगर पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण की बात करें तो वो जो है वो मुख्य रूप से अशिक्षित लोगों के लिए तैयार किया गया था। और 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए पेंसिल और कागज दे करके आपने देखा होगा कि भूल भुलैया का जो चित्र है उससे बाहर निकलने के लिए जो है उसमें मार्ग निकाल करके बाहर निकलने का मार्ग अंकित करना होता था। तो ये मुख्य रूप से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए इस तरह का परीक्षण दिया गया था। ठीक है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये है कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। द वर्ड पर्सनालिटी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाँ, तो पर्सन शब्द से, पर्सोना शब्द से, पर्सनल शब्द से, या इंटरेसी शब्द से। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पर्सोना शब्द से। पर्सोना जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता था मास्क या मुखौटा या नकाब, है ना। इसका प्रयोग जो है यूनानी लोग अपने उस समय में जो है वो रंगमंच में रंगमंच पर नाटक करते समय प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन मानक का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्म्स। तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, एज नॉर्म्स आयु मानक, बी शतांशीय मानक कंटिन्यूअस नॉर्म, शतांशीय मानक, हाँ, जिसको परसेंटाइल नॉर्म्स भी बोला जाता है, श्रेणी मानक जिसको ग्रेड नॉर्म्स बोला जाता है, और डी सतत मानक जिसको कंटिन्यूअस नॉर्म्स बोला जाता है। तो ओरिजिनल
मतलब मुख्य रूप से कौन नहीं है वो चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है कंटिन्यूअस या सतत मानक जो है ये इसका प्रकार नहीं है। आयु मानक, शतांशीय परसेंटाइल मानक और ग्रेड नॉर्म्स जो है वो इसके मुख्य रूप से प्रकार के अंतर्गत में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन हेतु सूची किसने तैयार की? हु हैज मेड पर्सनालिटी इन्वेंटरीज एट फर्स्ट फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट? तो ए फ्रांसिस गाल्टन, बी एच जे हाइसेंक, सी थॉर्पे क्लार्क टिंग्स, डी हाथवे एवं मैकिनले। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने जो है 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन हेतु अनुसूची तैयार की थी। एच जे हाइसेंक्स जो है वो फेमस है। एमपीआई जो मॉन्टस्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, अनुसूची है, 1940 ईस्वी में जो उन्होंने बनाया था। थॉर्पे क्लार्क एवं टिंग्स ने सीपीआई कैलिफोर्निया पर्सनालिटी टेस्ट 1939 ईस्वी में बनाया था। और हाथवे और मैकिनले ने एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट 1940 ईस्वी में बनाया था। तो ये सब जो है पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि एमएमपीआई किसका है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? हाँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। ए 16F फैक्टर जो कि PF फैक्टर मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, है ना, जो कि कैटल और इवरी के द्वारा दिया गया था। रोसा शाही धब्बा परीक्षण, है ना, ब्लॉट टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हरमन रोसा के द्वारा 1942 ईस्वी में बनाया गया था। थर्मेटिक अपर सब्सन टेस्ट, कैट जिसको बोलते हैं, TAT, है ना, मूरे और मॉर्गन के द्वारा ये दिया गया था 1935 ईस्वी में। और CAT चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट जिसको जो कि लियोपोल्ड बैलेक के द्वारा 1948 ईस्वी में बनाया गया होता। तो मुख्य रूप से चूंकि समय बहुत कम है इसलिए हम लोग जल्दी से देख लेंगे। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 16PF अर्थात पर्सनालिटी फैक्टर, ये जो है जो कि कैटल और इवरी के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए व्यक्तित्व मापन के 3 विधियां हैं, व्यक्तित्व सूचियां, प्रक्षेपी तकनीक और व्यवहारिक विधियां। तो उसमें से ये जो है वो व्यवहारिक विधियों के अंतर्गत आता है और ये जो है प्रोजेक्टिव तकनीक के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हु हैज मेड फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया? KG देसाई, CM भाटिया और CH राइस, PK मजूमदार। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा CH राइस, जिन्होंने 1912 ईस्वी में जो है हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस स्केल के नाम से एक फर्स्ट बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वेसलर बुद्धि मापनी निम्न में से किस श्रेणी की है? शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक निष्पादन या निष्पादन? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा शाब्दिक निष्पादन। ये जो है वो वर्बल और परफॉर्मेंस से संबंधित है, ठीक है, वर्बल परफॉर्मेंस से संबंधित एक प्रकार का बुद्धि मापनी परीक्षण है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। और इसका जो ये फेमस है WASR के नाम से, हाँ, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के नाम से ये जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हु हैज मेड या कल्चरल फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसका सही उत्तर जो है देख लेते हैं, RB कैटल, रेवेंस, हर्बर्ट या गार्डनर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा RB कैटल। RB कैटल ने जो है 1940 ईस्वी में कल्चरल फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि तरल मोजेक मॉडल भी बनाया हुआ था। फ्लूइड और क्रिस्टल मॉडल के नाम से भी ये, क्रिस्टलाइज्ड मॉडल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और रेवेंस जो है उनका रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का निर्माण किया था बुद्धि परीक्षण के लिए 1938 ईस्वी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक सरल सहसंबंध गुणांक का परास या मान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, 0 से अनंत तक, -1 से +1 तक, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक, अनंत मतलब इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, -1 से +100 तक। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, -1 से +1 तक।
ठीक है। यदि इससे बाहर अगर परास जो होता है उसका वैल्यू जो है अगर इससे बाहर होता है तो परकलन में कहीं ना कहीं गलती मानी जाती है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि देखिए सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का श्रेय किसे जाता है? हु हैज मेड द फर्स्ट एटीट्यूड टेस्ट? थर्स्टन, गिलफोर्ड, अल्पोर्ट, गाल्टन। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा थर्स्टन। थर्स्टन ने जो है 1927 ईस्वी में युग्म तुलनात्मक विधि पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के नाम से सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापनी बनाया हुआ था। तो अभिवृत्ति यहाँ समझ रहे हैं ना, अभिवृत्ति मतलब होता है किसी भी घटना, प्राणी या विचार या वस्तु से संबंधित जो प्रतिक्रिया होती है या दृष्टिकोण होता है जो हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा देता है, उसी को हम अभिवृत्ति या एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई धनात्मक हो तो एक्स और वाई के बीच में सहसंबंध किस प्रकार का होगा? ए, जब वाई बढ़ता है तो एक्स भी बढ़ता है। बी, जब वाई घटता है तो एक्स बढ़ता है। सी, जब वाई बढ़ता है तो एक्स नहीं बदलता है। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वाई बढ़ता है तो एक्स भी बढ़ता है। देखिए जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है कि मान लीजिए कि चाय और कॉफ़ी जो है दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो अगर चाय के स्थानापन्न के रूप में कॉफ़ी के दाम बढ़ते हैं तो क्या होगा, उसके जगह पे चाय लोग ज़्यादा पीने लगेंगे। इसी तरह देखते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उस आइसक्रीम जो है या ठंडे पदार्थों की मांग जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है अगर धनात्मक होगा तो क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है अगर वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उसमें वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है तो वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे 25 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।